तो पार्ट 25 की शुरुआत होती है पिछला एपिसोड जहाँ पे खत्म हुआ था उस दिन से। हेन की पूरी फैमिली अपने घर आ रही थी, लेकिन उनके गेट के सामने प्रोटेस्टर्स ने हंगामा कर दिया था क्योंकि क्वींस ग्रुप के अंडर एक कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था जिसने इन लोगों की जमीन के बदले 5 गुना पैसे देने का वादा किया था और इनसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करा लिया था, पर इन्हें सिर्फ 2 गुना पैसा मिला था। इसीलिए ये लोग प्रोटेस्ट करने आ गए थे। वो कॉन्ट्रैक्टर भी यूनसोंग के साथ मिला हुआ था, लेकिन अब वो अपना ऑफिस छोड़कर भाग चुका था। तो उन्हें देखकर हेन की फैमिली रुक जाती है। तभी इन्हें ग्रेस का कॉल आता है जो इन्हें घर के पीछे के दरवाजे से अंदर आने के लिए कहती है। ये सभी घर के पीछे की ओर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ ग्रेस ने ऑलरेडी रिपोर्टर्स को बुला रखा था जो लोग छुपकर इनकी फोटोज और वीडियोस बनाने वाले थे। ग्रेस उन सभी को गेट के सामने ही बाहर निकालती है। हेन उसे गेट खोलने के लिए कहती है और बटलर ग्रेस तो उसे चुप करा देती है, बीच में बोलने से मना करती है। जो सुन हेन के मॉम डैड ग्रेस पे चिल्लाने लग जाते हैं और ग्रेस यहाँ पर उन्हें अपनी असली रंग दिखा देती है। पहले तो उनके कार ड्राइवर्स को यहाँ से जाने के लिए कहती है तो वो लोग चले जाते हैं। फिर इन्हें बताती है कि क्योंकि चेयरमैन की पावर ऑफ अटॉर्नी सियोली के पास है, इसीलिए क्वींस ग्रुप और उनके सारे घर सियोली के कंट्रोल में है। इसलिए तुम सबकी कार्स, ड्राइवर्स, फोन्स और ये घर कुछ भी तुम्हारा नहीं रहा। सबके सारे बैंक के कार्ड्स वगैरह फ्रीज हो चुके हैं। जो सुनिए सभी शॉक्ड हो जाते हैं। बटलर कहती है कि मैंने तुम सबका सामान पैक कर दिया है, इसीलिए इन्हें उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। रिपोर्टर्स ये सभी रिकॉर्ड करने ही जा रहे थे, तभी हिनवो एक गाड़ी लेकर उन रिपोर्टर्स के सामने आ जाता है और इन सभी को बताता है कि यहाँ पे रिपोर्टर्स है, इसलिए जल्दी से आओ और कार में बैठ जाओ। तो हिनवो इन सभी को गाड़ी में बैठाकर निकल जाता है। इनके डैड अपने लॉयर्स को कॉल करते हैं पर कोई इनका कॉल पिक नहीं करता। चल तो दहाई के गम में डूबा हुआ था। वो हम जानती पूछती कि वो सियोली हमें हमारे घर से कैसे निकाल सकती है। हिनवो कहता है कि आपको अपने घर में रहने का हक मिल जाएगा, इसके लिए आपको लॉ सूट फाइल करना होगा। लेकिन अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, चेयरमैन ने जिस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया था उसमें एक कन्वर्टेबल राइट्स का क्लॉज था। इसमें उन्होंने आप सबको जॉइंट श्योरिटी के तौर पे रखा था, इस वजह से आप सभी का रियल स्टेट, पर्सनल बैंक अकाउंट, स्टॉक्स वगैरह सब कुछ फ्रीज कर दिया गया है। जो सुन हेन के डैड भी शॉक्ड होता है क्योंकि उन्हें इस बारे में पता ही नहीं था। चेयरमैन को अपनी फैमिली में से किसी पे भी भरोसा नहीं था, इसीलिए उन्होंने कुछ भी अपने फैमिली के नाम पे नहीं रखा था। इसका फायदा अभी सियोली को हो रहा है क्योंकि सब कुछ चेयरमैन के नाम पे था, इसीलिए ऑटोमेटिकली पावर ऑफ अटॉर्नी सियोली के नाम होने की वजह से वो सब कुछ अब सियोली का हो चुका है और सब कुछ अब सियोली के कंट्रोल में है। अब मीडिया वाले इनके बारे में और ज्यादा गॉसिप ना फैलाए, इसलिए हिनवो इन सभी को अपने घर ले आता है। तो इनके डैड हिनवो के डैड को ग्रीट करते हैं, हाल चाल पूछते हैं, इन सबसे माफी मांगती है बिना बताए यहाँ आने के लिए। पर इनके मॉम का एटीट्यूड अभी तक कम नहीं हुआ था, वो अभी भी इनसे सीधे मुंह बात ही नहीं कर रही थी। वो इन्हें कहती कि मैं कैब लेकर वापस जा रही हूँ। इनके डैड उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर ये कहाँ मानने वाली थी क्योंकि अभी इन्हें बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग लग रहा था। पर जाते हुए इनका गोबर पे पैर पड़ जाता है, जिससे इनका रिएक्शन बहुत ज्यादा फनी था। वो एक टांग पे इधर उधर जा रही थी, उनकी फैमिली वाले ही उसे टच नहीं कर रहे थे, इस वजह से वो गिरने वाली थी, पर हिनवो की मॉम आकर उन्हें होल्ड कर लेती है। अगले सीन में हिनवो के मॉम डैड खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे, पर सब लोग कंफ्यूज थे कि आखिर हिनवो ने अपने एक्स वाइफ एंड उसकी फैमिली को हमारे यहाँ क्यों लाया है। इधर हेन हिनवो के साथ थी। हेन उसे आज के लिए थैंक यू कहती है, कल ही मैं नई जगह ढूंढ लूंगी हम सबके रहने के लिए। कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम सबके लिए सबसे सेफ जगह यही है और रातों रात सब कुछ ठीक भी नहीं हो जाएगा। हेन कहती है कि मैं अपने एक्स हस्बैंड के घर पे रहने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। वो कहता है कि पर मैं हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। हेन कहती है तुम्हें मेरी क्यों फिक्र है, हमारा डिवोर्स तो हो गया है ना, मेरे साथ या मेरी फैमिली के साथ कुछ भी होता है उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये कहकर वो जाने लगी थी, पर हिनवो उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और कहता है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं तुम्हारी फिक्र करना छोड़ दूंगा, पर तब तक तुम्हारी फिक्र ना करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, इसलिए प्लीज यही मेरे साथ रहो। हेन कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि इस सिचुएशन में हमारे साथ रहने से हम लोग खुश रहेंगे। हिनवो कहता है कि भले ही खुश ना रहें पर साथ रहने से थोड़ा कम दुखी होंगे, इसीलिए इस बारे में ज्यादा मत सोचो। हिनवो की आंखों में हेन के लिए जेन्युइन केयर था जो हेन भी फील करती है। इधर हेन की मॉम तो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है अपने बुरी किस्मत पे। मिसॉन की हील्स को साफ कर देती है और उसमें से अभी भी स्मेल आ रही थी, इसलिए वो उन्हें अपनी एक्स्ट्रा चप्पल पहनने के लिए दे देती है जिनको उन्हें ना चाहते हुए भी पहनना पड़ता है। कहते हुए वो हिनवो की मॉम के पास चली आती है, जहाँ हेन की मॉम को तो बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग लग रहा था क्योंकि कुछ ही दिन पहले उन्होंने हिनवो की मॉम को बहुत बुरा भला कहा था, पर हिनवो की मॉम बहुत ही ज्यादा भली इंसान थी। वो हेन की मॉम को कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कहती। हेन की मॉम कहती कि हमें यहाँ आने का कोई शौक नहीं था, तुम्हारे बेटे ने ही हमें बिना बताए यहाँ लाया है और वैसे भी मेरी बहन हमें उसके विला में रहने के लिए बुला रही है, इसीलिए हम लोग कल सुबह ही चले जाएंगे। उसके बाद सब लोग खाने के लिए बैठते हैं। अब यहाँ का खाना तो उनके हिसाब से बहुत ही ज्यादा अलग था। कहाँ हेन की फैमिली बड़े बड़े शेफ के बनाए खाना खाते थे और यहाँ इन्हें घर का लोकल खाना खाना पड़ रहा है। हेन और उसके डैड खाना शुरू कर देते हैं, पर सुचोल की नखरेबाजी अभी भी चालू होती है। हिनवो के डैड उसे खाना ऑफर करते हैं, पर सुचोल खाना को दोबारा प्लेट पे रख देता है, कहता है कि मुझे भूख नहीं है, मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है। हिनते उसे केटली से पानी देने जाता है। सुचोल कहता है कि ये पानी मैं नहीं पीता, क्या मुझे एल्प्स का मिनरल वाटर मिल सकता है। सुन हिनते उसके डैड सब लोग हैरान। वही हेन को तो ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो खींच के सुचोल को एक लगाती है और चुपचाप से केटली से पानी पीने के लिए कहती है, जो देखकर तो हेन की फैमिली और ज्यादा शॉक्ड होती है। मिसॉन हिनवो की ओर देखती है, हिनवो उसे बताता है कि हेन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करती, तो सुचोल चुपचाप से खाना वाना खा लेता है। मिसॉन और हिनते हेन के बारे में ही गॉसिप कर रहे थे, तभी हेन आ जाती है, कहती कि क्या मैं बर्तन धोने में हेल्प करूं। दोनों इसे मना कर देते हैं। फिर हेन से सॉरी कहते हैं, उनकी फैमिली बर्बाद हो गई ये सब बोलने के लिए। हेन कहती है कि ये सच तो है कि हमारी फैमिली बर्बाद हो चुकी है। फिर मिसॉन कहती है कि पता है कि तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है, पर क्या तुम दोनों के दिल में अभी
भी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स बाकी है, और क्या इसी वजह से हिनवो तुम्हें यहाँ ले आया है, और क्या फ्यूचर में तुम दोनों फिर से साथ हो सकते हो। हेन कहती कि अगर फीलिंग्स होती है तो हम लोग डिवोर्स नहीं लेते, और ये एक इमरजेंसी सिचुएशन थी इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। बाकी हम दोनों का और कोई इरादा नहीं है फिर से साथ में आने का, इसलिए प्लीज कुछ भी ऐसा वैसा मत सोचना। जोसन मिसॉन को गुस्सा आता है, कहती है कि ठीक है नहीं सोचूंगी, पर मैंने बताया था ना सोयोंग के बारे में, हमारी प्रिंसिपल की बेटी, वो पास ही के मिडिल स्कूल में जॉब करती है, तो मुझसे हिनवो का नंबर मांग रही थी पर मैंने नहीं दिया तुम दोनों के बारे में सोचकर। हेन कहती है कि नंबर दे देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बोलकर वो चली जाती है। जो सुनकर मिसॉन को तो और गुस्सा आता है। इधर हिनवो के डैड हेन के डैड को उनका रूम दिखाने आते हैं और बताते हैं कि आप लोग यहाँ रह रहे हैं, ये एक सीक्रेट है, हिनवो ने मुझे बताया इस बारे में, इसलिए चिंता मत करिए आप लोग यहाँ, इस बारे में किसी को भी नहीं पता चलेगा, मैंने गाँव के सभी लोगों को मना कर दिया है, इसलिए कोई भी बाहर कुछ नहीं बोलेगा। हेन के डैड उन्हें थैंक यू कहते हैं। इधर हिनवो सुजल को बाथरूम वगैरह दिखाने आता है, पर यहाँ ना कोई फैंसी बाथटब था, ना ही 1000 तरह के बाथरूम वगैरह, बस 8 साल पुराना एक टॉवल था जो कि हिनवो के भतीजे का था। पर इन सबसे ज्यादा दुखी तो वो दहाई के बारे में सोचकर था। इधर यूनसोंग अपनी मॉम के पास आता है हेन की फैमिली के बारे में पूछने के लिए कि आखिर वो लोग कहाँ गए। सियोली को तो पता ही नहीं था और उसे अब उनकी फैमिली के बारे में सोचकर कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, क्योंकि जो उसे इतने सालों से चाहिए था वो उसने हासिल कर लिया है। पर यूनसोंग तो हेन को अपने साथ रखना चाहता था क्योंकि वो हेन को पसंद करता था। मॉम उसे हेन को भूल जाने के लिए कहती है, पर यूनसोंग कहता है कि जिस तरह आपने बचपन में मुझे छोड़कर इस फैमिली को चुना, उस तरह मैं भी आपको छोड़कर किसी और को चूज कर सकता हूँ। ये कहकर वो चला जाता है और किसी को कॉल करके हेन को ढूंढने के लिए कहता है। इधर हेन के मॉम डैड को पहली बार जमीन पे सोना पड़ रहा है, इसीलिए वो लोग तो अपने कंडीशन के बारे में सोच ही रहे थे। अभी उन्हें सुचोल के रोने की आवाज आती है जो कि पास के रूम में था। उस मॉम को तो उसकी फिक्र होती है, वो भागकर उसके पास जाना चाहती थी, पर डैड उसे रोक लेते हैं, कहते हैं कि अभी उसे रो लेने दो। पर मॉम को फिर भी उसकी बहुत ज्यादा फिक्र होती है, कहती कि वो कभी भी जमीन पे नहीं सोया, वो बचपन से रॉयल स्पेनिश बेड पे सोता आ रहा है, उसे जमीन पे कैसे नींद आएगी, उसे दर्द होगा। इस पे डैड कहते हैं कि वो तो मैं भी कभी जमीन पे नहीं सोया। जो सुन वो बैठ जाती है। इधर बाहर बॉम्जा आंटी भी बैठकर दुखी होती है अपने डैड की कंडीशन के बारे में सोचकर। अभी इनके पास हिनवो के डैड के दोस्त मिस्टर सॉन्ग की मॉम आती है, जो उसे ऐसे रोता हुआ देखकर एक रुमाल देती है और उन्हें बड़े प्यार से कंसोल करती है। अभी मिस्टर सॉन्ग अपनी मॉम को ढूंढते हुए इस तरफ आने लगते हैं, जिनकी आवाज सुनकर उनकी मॉम बॉम्जा आंटी से कहती है, एक पागल कब से मुझे अपनी माँ कहते हुए मेरे पीछे पड़ा हुआ है, क्या तुम उसे जरा भगा सकती हो, उसे कहना कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। अभी मिस्टर सॉन्ग यहाँ पे आ जाते हैं। बॉम्जा उन्हें कहती कि तुम मेरी माँ के पीछे क्यों पड़े हो। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि ये मेरी मॉम है और मैं जानता हूँ कि आप सियोल से आई हो। बॉम्जा को उसकी बात पर बिलीव नहीं होता। तो मिस्टर सॉन्ग अपनी माँ से कहते हैं कि क्या आपको ड्रामा नहीं देखना है, जल्दी चलिए आपका फेवरेट ड्रामा शुरू होने वाला है। जो सुन मॉम उनके साथ चली जाती है। जो देख बॉम्जा आंटी तो शॉक्ड होती है। इधर हेन हिनवो के रूम में थी, उसे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो MP3 प्लेयर पे गाना सुन रही थी। तो इन गानों को देखकर वो हैरान होती कि ये सारे गाने तो मेरे फेवरेट है। वो कहती कि हम दोनों का म्यूजिक टेस्ट एकदम सेम है। तभी हिनवो उसके फोन पे मैसेज करके पूछता है कि क्या तुम सो गई। हेन रिप्लाई देती है सोने वाली हूँ। हिनवो लिखता है कि मुझे कल जल्दी से सुबह सुबह ऑफिस के लिए जाना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें देख नहीं पाऊंगा, तो सोचा इतना लिखकर वो सेकंड लाइन मिटा देता है, कल सुबह ऑफिस जाऊंगा, यही लिखकर भेजता है। हेन लिखने जाती कि क्या तुम कल छुट्टी ले सकते हो। इधर हिनवो भी लिख रहा था कि क्या कल मैं छुट्टी ले लूं, पर हेन उस मैसेज को मिटाकर ठीक है लिखती है। हिनवो भी अपना मैसेज मिटा देता है और गुड नाइट लिख देता है। हेन कहती कि मैं तुम्हारे MP3 प्लेयर पे गाना सुनते हुए सोने वाली हूँ। हिनवो कहता है कि वो गाने काफी पुराने हैं, तुम्हें अच्छा लग रहा है। हेन कहती हाँ ये सारे मेरे फेवरेट गाने हैं। हिनवो बताता है कि वैसे ये MP3 प्लेयर मेरा नहीं था, काफी साल पहले मुझे ये पड़ा हुआ मिला था, मुझे इसका ओनर नहीं मिला था, इसीलिए मैंने इसे रख लिया था। हेन पूछते कहाँ मिला था। हिनवो बताता है कि मेरे हाई स्कूल में। हेन पूछते कि तुम तो हानिल हाई स्कूल में पढ़े थे ना। हिनवो कहता है कि हाँ मुझे ये मेरे पहले दिन पे ही मिला था। जो सुन हेन उस MP3 प्लेयर को चेक करने लगती है, इस पे उसे H लिखा हुआ मिल जाता है, जिससे वो समझ जाती है कि ये तो उसका ही MP3 प्लेयर था। जिससे उसे याद आता है अपने हाई स्कूल का आखिरी दिन, बाहर ग्राउंड पे वो गिर गई थी, जो लड़का उसके लिए बैंडेड लेकर आया था वो हिनवो था। ये याद करके हेन तो शॉक्ड होती है, उसे तो बिलीव नहीं हो रहा था, पर वो कहती है कि क्या हिनवो का जन्म मुझसे प्यार करने के लिए ही हुआ है, जरूर उसे पहली नजर में ही मुझसे प्यार हुआ होगा, तो उसने मेरे MP3 प्लेयर को इतना संभाल कर रखा है, जब उसे पता चलेगा कि मैं ही वो लड़की हूँ तब तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाएगा। तो उससे पूछते कि तुमने इसे अभी तक संभाल कर क्यों रखा है, क्या वो लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसको तुम पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, तुमने उसकी याद में इस MP3 प्लेयर को इतना संभाल कर रखा है। अब ये मैसेज पढ़ के हिनवो तो भागकर हेन के रूम में चला आता है, ताकि हेन इस बात को कुछ और ना समझ ले। उसे बताता है कि मुझे तो याद भी नहीं है कि MP3 प्लेयर जिसका था वो कोई लड़की थी या कोई लड़का या कोई टीचर या फिर वहाँ की सिक्योरिटी गार्ड का था। हेन कहती कि जब तुम्हें याद ही नहीं कि ये किसका है, फिर तुमने इसे इतना संभाल कर क्यों रखा है, जरूर उसका इम्पैक्ट तुम्हारे दिमाग से नहीं गया होगा, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत रही होगी। हिनवो कहता है कि इस बात को बहुत साल हो गया, मुझे तो याद भी नहीं है। ये बोलकर वो MP3 प्लेयर को उठाता है ना ड्रॉयर में रख देता है। जो देख हेन पूछते कि फिर तुम अभी भी इसे संभाल कर क्यों रख रहे हो। हिनवो कहता है कि मैंने इसे संभाल कर थोड़ी ना रखा है, मैंने तो इसे ड्रॉयर में फेंक दिया। जो सुन हेन को तो गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो बस अपनी तारीफ करवाना चाहती थी। गलती हिनवो की भी नहीं थी, वो चाहता था कि हेन उसे मिसअंडरस्टूड ना करे, तो हेन उसे जाने के लिए कहती है, पर हिनवो कुछ ना कुछ कहने के लिए रुक ही रहा था। हेन थोड़ा चिल्लाकर कहती है कि जाओ ना। हिनवो कहता है कि वो खिड़की खुला हुआ है, पर्दे लगा लेना। हेन कहती है हाँ लगा लूंगी, अब जाओ तुम। हिनवो चला जाता है, तो हेन ऐसे ही सो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह हिनवो उठकर काम पे जाने के लिए निकलता है। हेन का ख्याल आता है तो उसे देखने आता है, जहाँ देखता है कि खिड़की तो खुली हुई थी और पर्दे भी बंद नहीं थे। धूप आ रही थी, इसीलिए
वो पर्दे बंद कर देता है। रेन के पास बैठकर उसे देखने लगता है। उसका फोरहेड टच करता है कि कहीं उसे ठंडी तो नहीं लग गई, पर वो नॉर्मल थी इसीलिए वो उसे प्यार से देखने लग जाता है। इसी के साथ पार्ट 25 का एंड यहीं पर होता है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।